हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजांड, भ्रूणकोश, भ्रूण और दोहरा निषेचन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए पहले बात करते हैं बीजांड, है ना। ये बीजांड क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको बीजांड की इमेज दिख रही है। किसकी इमेज दिख रही है? बीजांड की। अब बीजांड में होता क्या क्या है? सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है इसे हम बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम बाह्य आवरण कहते हैं। जस्ट इसके अंदर जो होती है इसे हम अंतः आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः आवरण। फिर इसके अंदर आप देख रहे हो, इसे कहते हैं बीजांडकाय। क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं, है ना। ये दोनों सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये बीजांडकाय क्या करता है? भ्रूणकोश को, इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। तो बीजांडकाय भ्रूणकोश को भोजन देता है। बीजांडकाय भ्रूणकोश को भोजन देता है। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो भाग है इसे हम बीजांडद्वारी शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडद्वारी शिरा। और ये जो आपको यहाँ पे प्रवेश द्वार दिख रहा है इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। यहां से पराग नलिका प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है? पराग नलिका प्रवेश करती है। चलिए अब यहां पर देख रहे हो, सबसे ऊपरी भाग इसे हम निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम निभाग कहते हैं। इंग्लिश इसकी चलाजा होती है। अब यहां पर आइए, ये जो भाग है ना, इसे हम रफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रफे कहते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट है ना, इसे हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या होता है? बीजांड और बीजांड व्रंत। इसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। तो बीजांड और बीजांड व्रंत को जिस पॉइंट पर आपस में जोड़ा जाता है या जिस पॉइंट पर आपस में जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं, है ना। इस प्रकार आपको बीजांड के सारे नाम क्लियर हो गए होंगे, है ना। सारे नाम क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं, इस भ्रूणकोश को बाहर निकालते हैं। ये रहा भ्रूणकोश, है ना। ये क्या है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। इन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। कितनी होती संख्या में? 3। इसके बाद ये जो बीच में आपको बड़ी सी कोशिका दिख रही है इसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और जो एक ये कोशिका होती है इसे हम अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। तो इसमें कुल कितनी कोशिका हो गई? 3 प्रतिमुखी कोशिका हो गई। प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। केंद्रीय कोशिका कितनी हो गई? 1। केंद्रीय कोशिका कितनी है? 1। ठीक है ना। अंड कोशिका कितनी है? 1। देख सकते हो अंड कोशिका कितनी है? 1। सहायक कोशिका कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई? आप कहोगे सर 7 कोशिका हो गई। कितनी कोशिका हो गई? 7 कोशिका हो गई। तो भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7। अब केंद्रक कितने होते हैं? देखिए, प्रतिमुखी कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 3। प्रतिमुखी कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 3। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 2। केंद्रीय कोशिका में कितने हैं? 2। अंड कोशिका में कितने हैं? 1। और सहायक कोशिका में कितने हैं? 2 हैं सहायक कोशिकाएं, तो 2 केंद्रक हो गए। कितने हो गए? 2। तो टोटल केंद्रक कितने हो गए? 8। तो भ्रूणकोश जो होता है 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। यहाँ पे 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और प्रत्येक प्रतिमुखी कोशिका में 1 केंद्रक है, तो टोटल 3 केंद्रक हो जाते हैं, याद रखना। यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं हैं और प्रत्येक सहायक कोशिका में 1 केंद्रक है, तो यहाँ पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। केंद्रीय कोशिका 1 है लेकिन केंद्रक 2 है, तो यहाँ पे 2 केंद्रक हो जाते हैं। तो इसलिए भ्रूणकोश जो हमारा होता है वो 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। कैसा होता है? 7 कोश की 8 केंद्र की, है ना। ये किसका नंबर है? कोशिका का। ये किसका नंबर है? कोशिका का। और ये किसका नंबर है? केंद्रक का। ये किसका नंबर है? केंद्रक का। अब हम बात करते हैं निषेचन। निषेचन में क्या होता है? ये आपका परागकण है। क्या है ये? परागकण। परागकण से परागनलिका बनती है। क्या बनती है? परागनलिका। अब ये परागनलिका 2 नर युग्मक रखती है। एक परागकण के पास कितने नर युग्मक होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ये देख सकते हो।
एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका से जाके निषेचन करता है। किससे निषेचन करता है, अंड कोशिका से। इसे हम वाष्पिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पिक निषेचन कहते हैं। इससे क्या बनता है, भ्रूण। इससे क्या बनता है, भ्रूण। अब भ्रूण कैसा होता है, 2L, कैसा होता है, 2L, है ना। तो एक निषेचन हमारा ये हो गया। इसके बाद एक नर युग्मक और बचता है, 2 नर युग्मक थे ना, तो एक नर युग्मक तो यहां आ गया, लेकिन अभी एक नर युग्मक और शेष है। वो नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से मिलता है। किससे मिलता है, केंद्रीय कोशिका से। तो यहां पर भी निषेचन हो रहा है। तो यहां जो निषेचन हो रहा है, यहाँ पे 3 केंद्रक मिल रहे, कितने, 3, है ना, 2 इसके और एक नर युग्मक का, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। इसे कैसे लिखते हैं, n + n + n। इससे क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा भ्रूणपोष है और ये तुम्हारा भ्रूणकोश है, भूलना नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना। इससे क्या बनता है, भ्रूणपोष। तो देख सकते हो, एक निषेचन ये हो रहा है और एक निषेचन ये हो रहा है, अर्थात यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है और आपको यही सारी की सारी बातें आपको जिस लैंग्वेज में मैंने बोली हुई हैं उसी लैंग्वेज में लिखनी है। हाँ, यदि आपको लगता है कि सर मुझे लिखने में समस्या होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको थ्योरी में भी लिख के अगली क्लास उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आपको डायग्राम फिर भी आना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।